देख, देखिए कहाँ तक हम लोग आ गए थे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, इधर देखो, यहाँ से हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग जो है वो सैकराइड भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम लोग? सैकराइड भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को अगर आप देखेंगे तो ये कार्बन का हाइड्रेट होता है। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो इसका नाम कार्बोहाइड्रेट क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी रेशियो में प्रेजेंट रहता है जिस रेशियो में वाटर में प्रेजेंट रहता है, दैट इज 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज का एग्जाम्पल देखेंगे, C6H12O6। ठीक है, क्या है? C6H12O6 जो है, तो इसमें आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर देखेंगे, ठीक है, C6O12 का, यानी 12/6 का, यानी 2:1 का रेशियो, वही जो है वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रहता है। ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं, ठीक है, कि वो कितने टाइप्स का हो सकता है। ये जो आपको कार्बोहाइड्रेट है ये कितने टाइप्स का हो सकता है? ये तुम्हारा 3 टाइप्स का हो सकता है। एक होगा तुम्हारा, ठीक है, एक होगा तुम्हारा ये मोनोसैकराइड, एक होगा ओलिगोसैकराइड, और एक होगा, ठीक है, एक क्या हो सकता है? पॉलीसैकराइड होगा। ठीक है, तो मोनोसैकराइड, ओलिगो का मतलब ये होता है छोटा। ओलिगो का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। तो मोनोसैकराइड और ओलिगोसैकराइड ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आएगा। तो बताइए, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आएगा और इनको ग्लाइकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोज। तो बताइए वाटर में सॉल्युबल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो हमारे सलाइवा में भी वाटर होता है, अगर हम इसको खाएंगे तो उसमें भी ये सॉल्युबल होंगे। तो इसका टेस्ट हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। इसीलिए जो छोटा बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स का जो मोनोसैकराइड और ओलिगोसैकराइड है ये स्वीट इन टेस्ट होता है। कैसा होता है? मीठा होता है। लेकिन जबकि ये पॉलीसैकराइड है, ये वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा। तो इसको हम लोग ग्लाइकेंस कहते हैं। तो इसका टेस्ट हमको नहीं मिल सकेगा। ये कैसा होगा? टेस्टलेस होगा। ठीक है, प्लास्टिक को आप अपने ज़बान पर रख लीजिए, आपको टेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वो कैसा होता है? टेस्टलेस होगा। यही चीज़ इसके साथ भी। अब 1 बाई 1 हम लोग तीनों पढ़ते चले जाते हैं। मोनोसैकराइड पढ़ेंगे, ओलिगोसैकराइड पढ़ेंगे, देन ठीक है पॉलीसैकराइड करेंगे। मोनोसैकराइड जो है सिंगल सैकराइड है। ये आपको 6 तरह का हो सकता है। डिपेंड करता है कितना नंबर ऑफ, एक मोनोसैकराइड में कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अगर 2 कार्बन है, एक मोनोसैकराइड में अगर 2 कार्बन है तो उसको कहेंगे डाइओज। क्या बोलेंगे? डाइओज कहेंगे। अब डाइओज भी फर्दर जो है वो 2 तरह का हो सकता है, एक एल्डिहाइडिक या एक कीटोनिक फॉर्म। डाइओज कभी भी कीटोनिक नहीं होता है, क्योंकि कीटोन में कम से कम जो 3 कार्बन की ज़रूरत होती है ना, C, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और C। तो ये कभी भी कीटोनिक नहीं होगा। ठीक है, ये जब भी होगा एल्डिहाइडिक फॉर्म रहेगा। कौन? ठीक है, डाइओज जो है 2 कार्बन का, और उसके एल्डिहाइडिक फॉर्म को हम लोग ग्लाइकोलिक डिहाइड कहते हैं। सेकेंड जो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, वो हमारा देखो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में काफ़ी यूज़ होता है ये सब। ठीक है, सेकंड जो हो जाएगा वो तुम्हारा ट्राइयोज में 3 कार्बन रहेगा। हाँ, इसमें कीटोनिक एल्डिहाइडिक फॉर्म दोनों हो सकता है। एल्डिहाइडिक फॉर्म इसका कहेंगे ग्लिसरल डिहाइड। याद है ना तुमको फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड पढ़ा था फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में? ये क्या है? फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। ये ट्राइयोज है जिसमें 3 कार्बन रहेगा। ये कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड है जिसमें 3 कार्बन रहेगा और फॉस्फेट भी जुड़ा रहता है, इसलिए PgAl कहते हैं, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। हाँ, इसका कीटोनिक फॉर्म भी प्रेजेंट होगा जिसको आप कहेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, क्या बोलेंगे आप इसको? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहेंगे। ये देखिए डाईहाइड्रोक्सी। उसके बाद फिर आप देखेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। फिर आप देखते हैं फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट जो है, ठीक है, 3 कार्बन के बाद 4 कार्बन वाला टेट्रोज। ठीक है, 4 कार्बन वाला क्या रहेगा? टेट्रोज रहेगा। टेट्रोज में अगर आप देखेंगे इरिथ्रोज रहेगा, थ्रियोज रहेगा। ठीक है, ये इनका क्या रहेगा? एल्डिहाइड। इनका कीटोनिक फॉर्म क्या रहेगा? OSE है ना। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जो है वो जो अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हाँ देखिए, ये जो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिएगा, ये जो OSE है ना, अगर यहाँ पर ULOSE लगा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? कीटोनिक हो जाएगा। यानी इथ्रोस का जो कीटोनिक फॉर्म होगा वो इरिथ्रोलोज होगा। थ्रियोस का जो कीटोनिक फॉर्म होगा वो आपको थ्रियोलोज होगा।
अब बात करते हैं इसका 5 कार्बन का, यानी कि पेंटोज। 5 कार्बन का एग्जाम्पल हो सकता है राइबोज होगा, डीऑक्सी राइबोज होगा, ठीक है, या फिर जो है जाइलोज होगा, अरेबिनोज होगा। तो बताइए इसका कीटोनिक फॉर्म क्या होगा? राइबोज का कीटोनिक फॉर्म राइब्यूलोज, डीऑक्सी राइबोज कीटोनिक डीऑक्सी राइब्यूलोज, ठीक है। जाइलोज का कीटोनिक फॉर्म जाइल्यूलोज, ठीक है। ये सब जो है इस तरह से होगा। और अब बात करते हैं हम लोग 6 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड, दैट इज हेक्सोज की। किसकी बात करेंगे हम लोग? हेक्सोज की बात करेंगे। तो हेक्सोज में अगर आप देखते हैं, ठीक है, हेक्सोज में आप देखेंगे क्या रहेगा? ग्लूकोज रहेगा, गैलेक्टोज रहेगा, और एल्डिहाइडिक फॉर्म में क्या रहेगा? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज। जब किसी का कीटोनिक फॉर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज हो जाएगा। इसमें वैसा नहीं होगा, ग्लूकोज है तो ग्लूकोक्यूलोज होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसका एल्डिहाइडिक फॉर्म क्या क्या होगा? ग्लूकोज होगा, गैलेक्टोज होगा और मैनोज होगा, और इसका कीटोनिक फॉर्म जो रहेगा वो क्या रहेगा? फ्रुक्टोज होगा, ठीक है। ये देखिए कीटोनिक फॉर्म क्या है? फ्रुक्टोज है। उसके बाद 6 कार्बन के बाद जो है 7 कार्बन का, जिसको आप हेप्टोज कहेंगे। क्या कहेंगे? 7 कार्बन वाला हेप्टोज। ये 2 तरह का होगा, एल्डिहाइडिक होगा, कीटोनिक होगा। एल्डिहाइडिक में देखेंगे, ठीक है, ग्लूकोहेप्टोज, गैलेक्टोहेप्टोज, क्या बोलेंगे आप इसको? ग्लूकोहेप्टोज, गैलेक्टोहेप्टोज, ये 7 कार्बन का रहेगा। जबकि वही कीटोनिक फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो सेडोहेप्ट्यूलोज, क्या कहेंगे आप इसको? सेडोहेप्ट्यूलोज। कितने कार्बन का? 7 कार्बन का सेडोहेप्ट्यूलोज, ठीक है। ये देखोगे, ठीक है, ये जो है ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे ये सेडोहेप्ट्यूलोज हो जाएगा, और ये ग्लूकोहेप्टोज, गैलेक्टोहेप्टोज। अब देखोगे एक चीज गौर करोगे, ये जो पेंटोज और हेक्सोज है, ठीक है, क्या है ये जो आपका पेंटोज और हेक्सोज है, ठीक है, जो 6 कार्बन और 5 कार्बन का, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। स्ट्रेट चेन फॉर्म में, जिसको आप ओपन चेन फॉर्म भी कहते हैं, और क्लोज चेन फॉर्म में, जिसको आप, ठीक है, क्या कहते हैं? ठीक है, क्लोज चेन, रिंग चेन फॉर्म भी कहते हैं। स्ट्रेट चेन फॉर्म, ओपन चेन फॉर्म, ठीक है, या ठीक है, रिंग चेन फॉर्म या क्लोज चेन फॉर्म। ये सिर्फ कौन? पेंटोज और हेक्सोज, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे अगर आप देखेंगे सबसे पहले जो है हम लोग पेंटोज का देखते हैं, ठीक है, पेंटोज का स्ट्रेट चेन फॉर्म देखते हैं, उसके बाद हेक्सोज का स्ट्रेट चेन फॉर्म देखेंगे। पेंटोज का स्ट्रेट चेन फॉर्म अगर देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग राइबोज का देखेंगे। कितना कार्बन? ठीक है, 5 कार्बन, यानी, और ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है? एल्डिहाइड है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप जो रहेगा, यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो रहेगा वो टर्मिनल कार्बन पर आएगा। देखो, ठीक है, ये जो है 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। 5 कार्बन के बाद फिर अगर आप देखते हैं इनका जो एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये देखो, ये एल्डिहाइडिक यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यानी टर्मिनल कार्बन पर जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद जो है वही OH लगाते चले जाइएगा, OH, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है, इसमें भी जो है OH लगाइएगा, लेकिन इसकी वैलेंसी फुलफिल नहीं होगी, तो एक हाइड्रोजन जो है वो और आएगा, एक हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है? डी राइबोज है, ठीक है। अब ये डी राइबोज का मतलब क्या हुआ? लास्ट काइरल कार्बन, मतलब कि लास्ट काइरल कार्बन पे, ठीक है, जिस साइड OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसी के बेसिस का नाम देते हैं। काइरल का मतलब जिसपे चारों ग्रुप जो रहेगा, या मतलब इस पे अलग अलग जो सारे ग्रुप जो रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। देखो ये पहला काइरल है कि नहीं? देखो एक साइड में इसके क्या है? ऑक्सीजन है, एक में हाइड्रोजन है, और एक साइड में ये पूरा है। तो ये काइरल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हो गया। ये भी काइरल है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। एक साइड में ये है, 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 ठीक है। तो ये भी काइरल, ठीक है। तो आप देखेंगे ये सब जो है वो क्या हो रहा है? काइरल ही हो रहा है। ये काइरल, ये काइरल, ये काइरल, ये काइरल, और ये देखो, ठीक है, ये जो है ये काइरल है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 सेम है। तो लास्ट काइरल को जो है वो कौन हो जाएगा? 4 नंबर कार्बन हो जाएगा। अब ये 4 नंबर कार्बन पे OH ग्रुप किधर प्रेजेंट है? अगर आप देखेंगे ये 4 नंबर कार्बन पे OH ग्रुप जो है ये आपको राइट साइड में अगर प्रेजेंट है, देखो ये राइट साइड में है ना, ये राइट साइड में प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग? डी राइबोज देंगे। अगर वही OH ग्रुप इधर प्रेजेंट होता, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता, तो आप इसका नाम क्या देते थे? एल। लेफ्ट साइड में अगर प्रेजेंट होता लेवो, ठीक है, लेवो रोटेटरी, उसको आप क्या बोल देते? ठीक है, एल राइबोज कह देते। ग्लूकोज को देखेंगे, ग्लूकोज भी क्या है? एल्डिहाइडिक फॉर्म है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है, यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है टर्मिनल कार्बन पे प्रेजेंट रहेगा। वैसी जो है देखिए यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप, बाकी OH लगाते चले जाइएगा, ठीक है। लास्ट काइरल कार्बन कौन है? 6ठा नंबर वाला या 5वां नंबर वाला? 5वां नंबर वाला जो है। अब आप देखिएगा कि 5वें नंबर में OH ग्रुप किस साइड प्रेजेंट है? राइट साइड प्रेजेंट है कि लेफ्ट साइड प्रेजेंट है? लेफ्ट कैसे है? राइट न है, हम नहीं, ठीक है। नहीं, ऐसे देखिए, कोई भी आदमी पढ़ता है तो क्या किताब तो सामने रखता है कि नहीं? कौन ऐसे पढ़ता है बताओ? अगर तुम लोग कहीं ऐसे कोई पढ़ेगा थोड़ी ना, किताब को जो है अपने
पीठ के पीछे रख लिया, सो गया, ऐसे करके पढ़ाई करा, नहीं ना, ऐसे नहीं पढ़ाई होती है। पढ़ाई जब भी होती है तो कैसी होगी, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है राइट साइड में जो है वो क्या है, लेफ्ट साइड में OH ग्रुप है तो इसको एल ग्लूकोज कहेंगे। फ्रुक्टोज की बात करें, फ्रुक्टोज क्या है, याद करो, कीटोनिक फॉर्म है ना। फ्रुक्टोज जो है कीटोनिक फॉर्म है, तो जाहिर है उसमें OH ग्रुप जो रहेगा कीटोन का, वो टर्मिनल पे तो नहीं रहे, टर्मिनल कार्बन पे नहीं रहेगा, बीचों बीच में रहेगा। टर्मिनल पे हो जाता तो एल्डिहाइड हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर कार्बन पे जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, 2 नंबर। और फिर जो है बाकी सब पे देखो, ये कीटोनिक ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया, दोनों इधर भी कार्बन अटैच है, इधर भी कार्बन अटैच है, तो ये क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप हो गया। तो यहीं पर जो है वो आप देख रहे हैं, ठीक है, कि सब में वही लगाते चले जाना है, OH, ठीक है। और अगर जिसमें देखो OH लग गया, लेकिन एक और वैलेंसी इसकी अनफुलफिल्ड है, तो आप उसमें H लगाइए। OH मत लगा दीजिएगा, 2H मत लगा दीजिएगा, 2 ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडाइज कर जाएगा ये, ठीक है। तो हाइड्रोजन लगाइएगा। अब देखिएगा यहाँ से जो है 1 2 3 4, ये देखो, ये भी कायरल है कि नहीं है, नहीं है, ये कायरल है, ठीक है, ये कायरल है, ये भी है, ये भी कायरल है, ठीक है, और ये भी क्या है, कायरल है, लेकिन ये कायरल नहीं, यानी यहाँ से कायरलिटी स्टार्ट होती है, यहाँ पे खत्म होती है 5वें नंबर कार्बन पे। 5वें नंबर कार्बन पे जिधर OH ग्रुप रहेगा, लास्ट कायरल कार्बन में जिधर OH ग्रुप रहेगा, किधर प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है, तो आप इसको क्या नाम देंगे, डी फ्रुक्टोज नाम देंगे। तो क्या देंगे, डी फ्रुक्टोज नाम देंगे। वैसी जो है, अब आप यहाँ पर देखते हैं क्लोज या रिंग चेन फॉर्म देखते हैं, ठीक है, क्लोज या रिंग चेन, हालांकि ये समझा चुके हैं, जल्दी से थोड़ा सा बात बोल देते हैं, ये कैसे क्लोज या रिंग चेन फॉर्म बनता है। इधर देखना सब कुछ, सब लोग देखो, होता ये है, ठीक है, गौर करेंगे कि ये जो आपका जो लास्ट कायरल कार्बन होता है, ठीक है, ये इसका OH ग्रुप काफ़ी अनस्टेबल होता है। क्या होता है, काफ़ी अनस्टेबल होता है। वो जो है अगर आप देखते हैं, वो यहाँ से, ठीक है, चलो हाँ ठीक है, वो यहाँ से जो है वो क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। देखो यहाँ से ब्रेक कर गया, OH ग्रुप यहाँ से हट गया, ठीक है, और इसका भी जो है यहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है। और जब डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, बोलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी फुलफिल्ड है या नहीं फुलफिल्ड है, और इसकी ये जो कार्बन है उसकी वैलेंसी भी फुलफिल्ड है कि नहीं, ये वाले की नहीं, क्योंकि OH ग्रुप हट गया, तो ये आकर के इसके साथ जो है वो बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। अब दोनों की वैलेंसी फुलफिल्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, आप बताइए कि सारी की वैलेंसी फुलफिल्ड है, ये वाले कार्बन की वैलेंसी फुलफिल्ड नहीं है, नहीं ना है, बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ था, तो ये OH ग्रुप जो है वो यहाँ आकर के लग जाएगा, यहाँ आकर के लग जाता है। यानी ये देखिए, ये एक रिंग बन गया कि नहीं बन गया। इस रिंग में अगर आप देखेंगे, एक ऑक्सीजन है और 4 जो है वो क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो रिंग 2 तरह का हो सकता है, ठीक है, ये इसी तरह से बनता है। रिंग 2 तरह का हो सकता है, या तो ये एक रिंग में 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन, या ऐसी रिंग जिसको आप, इस रिंग को आप क्या बोलेंगे, फ्यूरानोज, 1 ऑक्सीजन 4 कार्बन, या पायरानोज रिंग में, पायरा मतलब 5, ठीक है, पायरानोज रिंग भी हो सकती है, जिसमें एक रिंग में 1 ऑक्सीजन और 5 कार्बन, और फ्यूरानोज रिंग में एक रिंग में 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन, पायरानोज में 1 ऑक्सीजन और, ठीक है, 5 कार्बन ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। जैसे देखो ये वाला ग्लूकोज का देखोगे, ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का अगर आप देखते हैं वही चीज़ है, कौन सा, कहाँ से OH ग्रुप ब्रेक होगा, जल्दी बोलोगे, लास्ट कार्बन का, यहाँ से OH ग्रुप जो है वो क्या हो गया, देखिए यहाँ से जो है वो OH ग्रुप जो है वो क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, समझ गया। और यहाँ से जो है ये जो है वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, ये ब्रेक कर गया। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ठीक है, ये जो है ये देखिएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, और देखो ये फुलफिल कर गए, ये इससे अटैच हो गया, ठीक है, और ये OH ग्रुप जा करके ये आपके कार्बन नंबर 1 से मिल जाएगा। अब देखिए तो इस रिंग देखिए, तो ये रिंग देखिए, तो इस रिंग में जो है 1 ऑक्सीजन और 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है, 1 ऑक्सीजन और 5 कार्बन, सही है ना, ठीक है। और बाहर में जो है, ठीक है, वो 1 कार्बन जो है वो बाहर में, ये कौन सी रिंग होगी, ये पायरानोज रिंग होगी। इसी को जैसा अच्छे से सजा करके अगर लिख दीजिएगा, तो ये देखिए, ये आपको जो है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। देखो एक रिंग है, ये एक रिंग है, समझ में आ रहा है तुम लोग को। इस रिंग में 1 ऑक्सीजन, कितना कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है, 5 कार्बन हो गया। छठा कार्बन किधर प्रेजेंट है, रिंग के बाहर प्रेजेंट है। देखो छठा कार्बन जो है रिंग के बाहर प्रेजेंट है, जो जैसे है वैसे ही रहेगा, OH वो लगता चला जाएगा सब में जो है। देखो ये एक प्लेन होता है, इस रिंग का जो एक प्लेन है, ठीक है, आप देखिए ऐसे रहता है। यहाँ पे कार्बन नंबर क्या है, आप देखो ये जो कार्बन नंबर 1 है, इसका जो OH ग्रुप है ये इसका है या लास्ट कायरल कार्बन से आया है,
लास्ट कायरन कार्बन से आया, समझ रहे हो। तो ये दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है। ये जो OH ग्रुप जो लगेगा ये कार्बन नंबर 1 पे, ये इस प्लेन ऑफ रिंग के ऊपर भी लग सकता है या प्लेन ऑफ रिंग के नीचे भी लग सकता है, ठीक है। अगर ये ऊपर लग गया तो आप इसको कहेंगे बीटा ग्लूकोज, क्या बोलेंगे आप इसको, बीटा। और अगर ऐसा लग जाए कि नीचे में OH ग्रुप ऊपर में H ग्रुप, तो आप इसको क्या बोलेंगे, अल्फा ग्लूकोज कहेंगे। क्या बोलेंगे आप इसको, अल्फा ग्लूकोज। और अगर ऊपर लग गया तो बीटा ग्लूकोज कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट यही देखो, इसको भी सजा करके अगर लिखा जाए तो इसमें क्या है, एक रिंग में जो एक ऑक्सीजन और कितना कार्बन, 4 कार्बन। एक ऑक्सीजन जो है उसमें जो है वो 4 कार्बन, ठीक है। देख लो, पांचवा जो है बाहर है। हाँ, OH ग्रुप जो है लास्ट कायरल कार्बन का कार्बन नंबर 1 पे गया था। देखिए कार्बन नंबर 1 पे गया था। अब डिपेंड करता है कि ये प्लेन ऑफ रिंग के OH ग्रुप ऊपर है या OH ग्रुप नीचे है, ठीक है। इसे बोर्ड पर तो ऐसे नहीं दिखा सकता है, तो अगर हम नीचे बना देंगे समझ लीजिए नीचे है, और हम इसके इधर बना देंगे समझ लीजिए ऊपर है। बताइए तो ये नीचे OH ग्रुप है कि ऊपर है OH ग्रुप, नीचे है। नीचे रहेगा तो आप क्या नाम देंगे इसका, अल्फा नाम देंगे, अल्फा। देखो ये जो है राइबोज जो है वो क्या है, फ्यूरानोज रिंग है। एक रिंग में जो एक ऑक्सीजन और 3 कार्बन। वैसे ही अगर देखिएगा फ्रुक्टोज का, देखिएगा फ्रुक्टोज में भी क्या होगा, देखो जरा सा फ्रुक्टोज में जरा सा अगर आप देखते हैं सेम वही चीज़ जो है, लास्ट कायरल कार्बन का OH ग्रुप जो है वो अनस्टेबल रहेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो लास्ट कायरल कार्बन का क्या है, बोलो जल्दी से। लास्ट कायरल कार्बन का जो है वो यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। ब्रेक करने के बाद यहाँ से जो है ये देखो, ये जो वाला जो है वो तुम्हारा क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। यहाँ पे अंदर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अंदर है, तो यहाँ से उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। और ये OH ग्रुप जो है कार्बन नंबर 1 या कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पर जाकर के है वो जुड़ जाएगा। समझ लो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। ये बताइए 6 कार्बन होते हुए भी ये कैसी रिंग बनी है, फ्यूरानोज रिंग या पायरानोज रिंग बनी है, ये फ्यूरानोज रिंग बनी है, गौर करो, ठीक है। एक रिंग में एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4 ही जो है कार्बन, ठीक है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 जो है वो रिंग के बाहर है, ठीक है। ये देखो रिंग के बाहर है, ठीक है। अच्छा 2 पे ये OH ग्रुप जो आपको आया है ये किधर आएगा, या तो प्लेन के जो है, क्योंकि 2 वाला जो कार्बन है उसका OH ग्रुप अपना तो है नहीं, तो लास्ट कार्बन से लेकर के आया है, ठीक है। तो वो OH ग्रुप जो है वो दोनों तरफ से हो सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। अगर ऊपर चला गया तो आप इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, अल्फा। और अगर नीचे चला गया तो ये सॉरी ऊपर चला गया तो बीटा, नीचे चला गया तो अल्फा कहेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ठीक है, ये हो जाता है तुम्हारा क्या, ठीक है। हाँ ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, मोनोसैकराइड। अब ओलिगोसैकराइड के बारे में देखते हैं। ओलिगोसैकराइड जब 2 से लेकर के 10 मोनोसैकराइड आपस में जुड़ जाते हैं, 10 ही रखो, कहीं भी 9 भी लिखा रहता है, ये आप लोग 10 ही रखिए। जब 2 से लेकर के 10 मोनोसैकराइड आपस में जुड़ जाते हैं तो उसी को आप क्या बोलते हैं, ठीक है, ओलिगोसैकराइड कहते हैं। ओलिगोसैकराइड 2 मोनोसैकराइड वाला भी होगा, 3 मोनोसैकराइड वाला भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, करते कराते 10 तक होगा। यानी कि अगर 2 मोनोसैकराइड आपस में जुड़ा है तो ओलिगोसैकराइड बनाए कौन वाला ओलिगोसैकराइड, वो बना कौन वाला ओलिगोसैकराइड, वो होगा तुम्हारा डाइसैकराइड। अगर 3 मोनोसैकराइड बना, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड, पेंटासैकराइड। डाइसैकराइड का कुछ जो है तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे मैल्टोज, क्या है, मैल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब क्या है, ये सब जो है डाइसैकराइड है, ठीक है। मैल्टोज में क्या रहेगा, ठीक है, अल्फा दो मोनोसैकराइड रहेगा, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। यानी अल्फा ग्लूकोज का मतलब क्या होगा, दोनों ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे जो OH ग्रुप है वो ऊपर होगा कि नीचे होगा, नीचे होगा, ठीक है, नीचे होगा। देखिएगा बाकी सब जो है वो क्या रहता है, ऊपर रहता है, ठीक है। सिर्फ थर्ड को छोड़ दिए, अभी तुम लोग बस ये समझो कि बाकी सब OH ग्रुप ऊपर रहता है, सिर्फ कार्बन नंबर 1 का जो है वो वेरी करता है। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये जो आप जो देख रहे हैं, ये देखिए अल्फा ग्लूकोज ये है, बीटा ग्लूकोज ये है, इसका OH ग्रुप किधर प्रेजेंट, ठीक है। देखो इसका OH ग्रुप जो है वो किधर प्रेजेंट रहेगा, इसका नीचे रहेगा, बोलो हाँ या ना। और कार्बन नंबर, ठीक है, नहीं गलती बोल दिया, OH ग्रुप जो है वो नीचे ही रहता है सिर्फ, ठीक है, 3 को छोड़ करके। कार्बन नंबर 4 का भी किधर रहेगा, कार्बन नंबर 4 का तो फिक्स रहेगा, है ना, नीचे रहेगा। तो ये दोनों OH ग्रुप जो है वो कंडेंस कर जाएंगे और H2O निकाल देंगे। H2O अगर निकालिएगा तो ये हाइड्रोजन निकल गया, ये ऑक्सीजन निकल गया, ये ऑक्सीजन जो है वो बच जाएगा। यही ऑक्सीजन यहाँ पर जो है
चार कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर दूसरे ग्लूकोज के 4 नंबर 4 से जो है कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ईस्टर बॉन्ड। और इस बॉन्ड को आप कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम देंगे पूरा, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब अल्फा है ना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम देंगे आप इसको, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, जैसे अगर आप देखिएगा सुक्रोज की बात करते हैं, सुक्रोज में क्या रहेगा, अल्फा ग्लूकोज रहेगा और ठीक है वो जो है बीटा फ्रुक्टोज रहेगा। क्या रहेगा, बीटा फ्रुक्टोज रहेगा। देखो अल्फा ग्लूकोज का मतलब OH ग्रुप नीचे, ठीक है, और आपको पता है फ्रुक्टोज में कार्बन नंबर जो 2 होता है वही ऊपर नीचे करता है, उसी का OH ग्रुप हो रहता है। और ये क्या दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, यानी कार्बन नंबर 2 का जो है OH ग्रुप किधर रहेगा, ऊपर रहेगा। तो ये OH ग्रुप आपस में कंडेंस करेगा, वाटर निकालेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखिएगा सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज रहेगा और दूसरा जो है वो बीटा फ्रुक्टोज रहता है, ठीक है, बीटा इस तरह का शेप हो जाता है। और इसमें बॉन्ड 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं रहेगा, इसमें बॉन्ड रहेगा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वैसे ही अगर आप देखेंगे लैक्टोज की बात करें, नाम से पता चल रहा है लैक्टोज में जरूर एक कंपोनेंट क्या होगा, गैलेक्टोज होगा, ग्लूकोज की तरह होता है। तो अल्फा बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज, ठीक है, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज आपस में मिल करके क्या बना देते हैं, ठीक है, वो लैक्टोज बना। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, ये जो है मेन इसी का है, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोज जो है वो प्रेजेंट रहेगा। बीटा का मतलब क्या होगा, OH ग्रुप किधर प्रेजेंट होगा, जल्दी बोलोगे, ऊपर, ठीक है, और 4 नंबर पे तो नीचे होता ही है, ठीक है, दोनों जो है कंडेंस करेगा, वाटर निकालेगा और यहां पर जो है कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो है ये सब जो है वो आपका डाइसैकराइड है, ठीक है। वैसी जो है ट्राइसैकराइड भी हो सकता है। ट्राइसैकराइड कहने का मतलब है कि उसमें कितना मोनोसैकराइड रहेगा, ठीक है, ट्राइसैकराइड कहने का मतलब है कितना मोनोसैकराइड रहेगा, इसमें 3 मोनोसैकराइड रहेगा, ठीक है, ट्राइसैकराइड में। एग्जाम्पल इसका हो सकता है रैफिनोज, ठीक है, रैफिनोज में अगर आप देखेंगे 3 मोनोसैकराइड है, ठीक है, ऐसी वो गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है, ठीक है। वैसे ही टेट्रासैकराइड हो सकता है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। टेट्रासैकराइड जैसे इसका एग्जाम्पल जो है 4 मोनोसैकराइड रहेगा, स्टेकाइलोज इसका एग्जाम्पल रहेगा, इसमें फ्रुक्टोज रहेगा, ठीक है, और फ्रुक्टोज रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, गैलेक्टोज रहेगा और एक और गैलेक्टोज रहेगा, तो 4 मोनोसैकराइड हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड का मतलब क्या होता है, ठीक है, 10 से ज़्यादा अगर मोनोसैकराइड आपस में जुड़े रहेंगे पॉलीसैकराइड रहेगा। पॉलीसैकराइड 2 तरह का हो सकता है, एक तो तुम्हारा होगा, ठीक है, पॉलीसैकराइड जो है वो आपको 2 तरह का हो, एक तो होगा तुम्हारा होमोपॉलीसैकराइड और एक क्या रहेगा, हेट्रोपॉलीसैकराइड। एक होमोपॉलीसैकराइड और दूसरा हेट्रोपॉलीसैकराइड। अब ये देखो ये होमोपॉलीसैकराइड क्या होता है, ठीक है, होमोपॉलीसैकराइड ऐसे मतलब पॉलीसैकराइड होते हैं, जाहिर है मोनोसैकराइड से बने रहेंगे। तो इसमें जो मोनोसैकराइड जो रहेगा, जो मोनोसैकराइड का जो रिपीटिंग यूनिट होगा वो सब सेम होगा। अगर ग्लूकोज है मोनोसैकराइड में तो ग्लूकोज 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 ही रहेगा सबका सब। अगर गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोज 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 रहेगा, ये होमोपॉलीसैकराइड। हेट्रोपॉलीसैकराइड में क्या रहेगा कि जो रिपीटिंग यूनिट रहेंगे, जो मोनोमर रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, ग्लूकोज भी हो सकता है, गैलेक्टोज भी होगा, फिर फ्रुक्टोज होगा, अलग अलग तरह का जो है ये होगा। तो होमोपॉलीसैकराइड दूसरा क्या हो जाएगा, हेट्रोपॉलीसैकराइड हो सकता है। तो आप अगर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, हेट्रोपॉलीसैकराइड, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, ठीक है, मोर देन 10 मोनोसैकराइड, ये क्या है, होमोपॉलीसैकराइड है, उधर क्या है, ठीक, ये हेट्रो और होमोपॉलीसैकराइड, रिपीटिंग यूनिट आर आइडेंटिकल और होमोपॉलीसैकराइड में ये रिपीटिंग यूनिट क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाता है। जैसे थोड़ा सा जो है हम लोग जो है वो हेट्रोपॉलीसैकराइड का जरा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पेक्टिन, पेक्टिन आपको याद है ना, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो पेक्टिक एसिड से बनता है, ठीक है, और उसमें क्या रहता है, ग्लूकोरोनिक एसिड, गैलेक्टोरोनिक एसिड। बताइए ग्लूकोरोनिक एसिड, गैलेक्टोरोनिक, ग्लूकोरोनिक, ये जो है रिपीटिंग यूनिट सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट हो रहा है। तो ये हेट्रोपॉलीसैकराइड या होमोपॉलीसैकराइड, हेट्रोपॉलीसैकराइड देखो ना भाई, रिपीटिंग यूनिट दोनों जो है वो डिफरेंट है, ग्लूकोरोनिक गैलेक्टोरोनिक। वैसी अगर भी होता है, वैसी गम भी होता है, ठीक है, वैसी लिग्निन भी होता है। लिग्निन समझ रहे ना आप लोग, साइलम के अंदर रहता है। लिग्निन तो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल होता है, लिग्निन क्या होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल होता है। वैसी जो है म्यूकोपेप्टाइड भी होता है। म्यूकोपेप्टाइड समझ रहे हैं आप लोग, पेप्टिडोग्लाइकन, सेल वॉल ऑफ, ठीक है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया याद करिएगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें 2 मॉलिक्यूल होता है, एक होता है NAG, एक होता है NAM, ठीक है, नैग और नैम कह सकते हैं। तो क्रॉस, ठीक है, क्रॉस पॉलीमराइजेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलीमराइजेशन होता है किसका, नैग और नैम का, ठीक है, नैग N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन,
नैम एन एसिटाइलम्यूटाइमिक एसिड, नैग नैम, नैग नैम, नैग नैम, इस तरह से जो है वो क्या होता है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो नैग नैम, नैग नैम, इस तरह से ये क्या होगा, ये आपको, ठीक है, म्यूकोपेप्टाइड सेल वॉल बैक्टीरिया हो सकता है। हेमीसेलुलोज की बात करते हैं। हेमीसेलुलोज में जो है वो क्या रहता है, हेमीसेलुलोज में अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ रहती है। एक तो तुम्हारा रहेगा, देखो सेलुलोज में क्या रहता है, सेलुलोज में सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्लूकोज रहता है, सिर्फ क्या रहता है, ग्लूकोज 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 रहेगा। लेकिन हेमीसेलुलोज में जो है ग्लूकोज क्या है, हेक्सोज है कि नहीं है, ठीक है, हेक्सोज का एल्डिहाइडिक फॉर्म है, ग्लूकोज गैलेक्टोज, और मैनोज जो है एल्डिहाइडिक फॉर्म है। लेकिन हेमीसेलुलोज में क्या रहता है, वो पेंटोज भी रहता है और हेक्सोज भी रहता है। अगर सिर्फ मतलब ये पेंटोज हेक्सोज मिला करके ही क्या हो जाता है, हेमीसेलुलोज। अगर सिर्फ हेक्सोज सिर्फ ग्लूकोज रहता तो वो क्या हो जाता, सेलुलोज हो जाता, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हाइयालुरोनिक एसिड। हाइयालुरोनिक एसिड में क्या रहेगा, ठीक है, एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ग्लूकोरोनिक एसिड, एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ग्लूकोरोनिक एसिड, एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ग्लूकोरोनिक एसिड, ये हेट्रोपॉलीमर है। और इसी में अगर आप, ठीक है, सल्फर जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी सल्फर सल्फेटेड ग्लूकोसामाइन सल्फेटेड ग्लूकोरोनिक एसिड, तब ये क्या बन जाता है, हाइयालुरोनिक एसिड से हेपरिन बन जाता है। क्या बन जाता है, ये हेपरिन बन जाता है, ठीक है, हेपरिन। जितना याद रह सकता है याद रहो, हालांकि सब एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। चलिए अब जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है इसकी बात करते हैं, किसकी बात, होमोपॉलीसैकेराइड की जो है। अब होमोपॉलीसैकेराइड की बात करें, होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या हो जाता है कि मतलब इसका रिपीटिंग यूनिट जो रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है, वो सेम रहेगा। जैसे हेक्सोज का सिर्फ और सिर्फ हेक्सोज रहेगा, सेम टाइप का हेक्सोज रहेगा, तो उसका होमोपॉलीसैकेराइड क्या हो जाएगा, हेक्सोसेन। हेक्सोज का होमोपॉलीसैकेराइड हेक्सोसेन। जैसे अच्छा, पेंटोज का होमोपॉलीसैकेराइड पेंटोसेन, इसमें यूनिट रिपीटिंग यूनिट क्या रहेगा, सिर्फ जो है पेंटोज, सिर्फ एक ही तरह का पेंटोज रहेगा। जैसे आप देखिएगा, जैसे सबसे पहले देखेंगे पेंटोसेन को देखते हैं। पेंटोसेन मान लीजिए कि ये पेंटोज का इसका जो रिपीटिंग यूनिट, अगर जाइलोज अरेबिनोज, ये सब क्या है, ये सब पेंटोज है कि नहीं है। अगर बार बार जाइलोज अगर बन रहा है तो ये क्या बन जाएगा, ये एक तरह का जो है, ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड बन जाएगा, जिसको आप कहेंगे जाइलेन। क्या नाम देंगे आप उसको, जाइलेन देंगे। अरेबिनोज, बार बार अरेबिनोज, तो एक जो है होमोपॉलीसैकेराइड बनेगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, अरेबिनेन। क्या नाम देंगे आप उसको, अरेबिनेन नाम देंगे। वैसे ही जो है आप आइएगा, हेक्सोसेन का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हेक्सोज में क्या हो सकता है, ग्लूकोज होगा, गैलेक्टोज होगा, ठीक है, मैनोज होगा, फ्रुक्टोज होगा, ठीक है। अगर बार बार जो है वो ग्लूकोज रिपीटिंग यूनिट होगा, ग्लूकोज 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 रिपीटिंग यूनिट होगा, तो जो होमोपॉलीसैकेराइड बनेगा वो आपका स्टार्च भी हो सकता है, ग्लाइकोजन भी हो सकता है, सेलुलोज भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिए प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो गया और उसको स्टोर करना है, तो कैसे स्टोर करेगा, वो सारे ग्लूकोज को जोड़ देगा, स्टार्च बना देगा, स्टार्च को स्टोर कर लेगा। एनिमल को अपने अंदर जो ग्लूकोज को स्टोर करना है, कैसे स्टोर करेगा, सारे ग्लूकोज को जोड़ करके होमोपॉलीसैकेराइड ऑफ, ठीक है, वो क्या बना देगा, ठीक है, ग्लाइकोजन बना देगा, स्टोर कर लेगा। वैसी सेलुलोज बनता है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखेंगे, जैसे आप देख लें गैलेक्टोज अगर रिपीटिंग यूनिट है तो एक होमोपॉलीसैकेराइड बनेगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, गैलेक्टिन। क्या कहेंगे आप इसको, गैलेक्टिन। मैनोज अगर जो रिपीटिंग यूनिट है तो एक होमोपॉलीसैकेराइड बनेगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, ठीक है, मैनोज, मैनिन। क्या कहेंगे, मैनिन। वैसे ही अगर फ्रुक्टोज अगर होमोपॉलीसैकेराइड है, सिर्फ फ्रुक्टोज, तो एक वो क्या बनेगा, ठीक है, वो जो आपको होमोपॉलीसैकेराइड बनेगा उसको आप क्या बोलेंगे, इन्यूलिन। इंसुलिन नहीं, इन्यूलिन कहेंगे, ये दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, इन्यूलिन। जैसे आप देखेंगे डहलिया रूट पढ़ा था ना, कॉम्पोजिटी एस्टेरेसी का फैमिली का जो एग्जाम्पल था डहलिया। तो डहलिया रूट क्या करता है, अपने अंदर बहुत सारा फ्रुक्टोज स्टोर करता है। तो वो फ्रुक्टोज कैसे स्टोर करता है, ठीक है, वो सारे फ्रुक्टोज को जोड़ देता है, इन्यूलिन में कन्वर्ट कर देता है और उसको स्टोर कर लेता है, ठीक है, स्टोर कर लेगा, ठीक है। ये देखिएगा, अब देखो जरा सा कुछ का एग्जाम्पल जो है वहां पर हम देख लेते हैं। अरे इसमें कहीं छूट गया, देखो देखिए स्टार्च, सबसे पहले स्टार्च देख ले। स्टार्च किस चीज से बना रहेगा, जाहिर ग्लूकोज से बना रहेगा, ठीक है। और ये सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। स्टार्च कैसा स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, सेकेंडरी। इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि स्टार्च का जो है वो दो कंपोनेंट, एक स्टार्च मॉलिक्यूल्स का जो है ग्रेन्यूल्स का दो कंपोनेंट रहता है। एक रहता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन, और एक होता है अमाइलोज, ठीक है। मेन जो स्टार्च का कंपोनेंट है वो अमाइलोपेक्टिन है, क्योंकि
ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, इसमें करीब 2000 से लेकर के 2 लाख ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन कैसे बनता है? जब 2000 से लेकर के 2 लाख ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? अमाइलोपेक्टिन बन जाएगा। और अमाइलोज जो है वो कैसे बनता है? ये काफ़ी छोटा होता है, 200 से लेकर के 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे तो अमाइलोज बनेगा। अब देखो, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल 2 लाख तक जा सकता है, तो भाई बड़ा मॉलिक्यूल है तो लंबे में तो रहेगा नहीं। ठीक है, इसमें क्या हो जाती है? ब्रांचिंग हो जाती है, ताकि छोटी जगह पे ये क्या हो सके? अट सके। तो बताइए, अमाइलोपेक्टिन जो बहुत बड़ा जो है वो पॉलीमर है, वो ब्रांच्ड होगा कि अनब्रांच्ड होगा? ब्रांच होगा। वैसे अमाइलोज अगर देखेंगे 200 से लेकर 1000 तक है, ठीक है, वो जो छोटा मॉलिक्यूल है तो उसमें ब्रांचिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? अनब्रांच हो जाएगा। ठीक है, अब आप गौर करेंगे कि ये जो अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज जो है आपस में मिलकर के क्या बनाता है? ठीक है, स्टार्च मॉलिक्यूल्स बनाता है। और ये स्टार्च मॉलिक्यूल्स क्या बनाएगा? ठीक है, वो स्टार्च का ग्रेन्यूल्स बनाएगा। ठीक है, ग्रेन्यूल्स कहने का मतलब है ये इस तरह से बनाता है। ठीक है, क्या लिखा एनसीईआरटी ने? सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये जो स्टार्च मॉलिक्यूल्स है ये सब आपस में जो है वो मिलते चले जाएंगे। ये इस तरह से कैसे मिलेंगे? हेलिकल के फॉर्म में। ठीक है, अभी तुम लोग यही समझो ये कैसे मिलेंगे? हेलिकल के फॉर्म में मिलेंगे, हेलिक्स के फॉर्म में मिलते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर आप इसके ऊपर स्टार्च के ऊपर आयोडीन मॉलिक्यूल डालेंगे तो आयोडीन का कलर चेंज कर देगा, आयोडीन को वो ब्लू कर देगा, क्योंकि ये जो लेयर आप देख रहे हैं ना, ये जो लेयर देख रहे हैं, इसी लेयर के बीच में आयोडीन जाके फंस जाता है स्टार्च में और उसका कलर चेंज हो जाता है। यानी कि ये बात साफ हो गई कि अगर कहीं पर तुमको स्टार्च का टेस्ट करना है तो वहाँ पर आयोडीन डालो, अगर आयोडीन का कलर जो है ब्लू हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, तो वो क्या है? वो जो है स्टार्च है। ठीक है, वैसे ही जो है स्टार्च का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, देखो एक जो है एक ठीक है ना? ठीक है, देखिए अब जो है, ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे स्टार्च मॉलिक्यूल्स, तो स्टार्च मॉलिक्यूल्स में जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल रहेंगे। अमाइलोपेक्टिन अगर रहेगा तो उसमें 2 लाख तक हो सकते हैं। ठीक है, देखो ये कैसे रहेगा, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, बोलो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? ठीक है, ये आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल फिर दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे जुटेगा? ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेगा, इसी तरह से ये जुड़ता चलेगा। ये एक और चेन है। ठीक है, एक और चेन है, एक ग्लूकोज 2 ग्लूकोज 1,6 ग्लाइकोसिडिक 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1,4 जुड़ता चला जाएगा। अब देखो ये 2 चेन के बीच में यहाँ पर क्या होती है? ब्रांच। ठीक है, ये चेन है ना, इसकी ब्रांच है, ये ब्रांचिंग होगी। तो ब्रांचिंग में क्या होता है? इसका जो आप देखेंगे, ठीक है, ब्रांचिंग में ये होगा कि इसका जो
जो 6 नंबर वाला जो 6 नंबर वाला जो है वो क्या है, वो कार्बन है, ठीक है, उसमें OH ग्रुप होगा। और इसका जो 1 नंबर वाला ये आगे नहीं ये आगे जो है वो नहीं बनाएगा 1,4, तो इसका ये दोनों का OH ग्रुप जो है H2 निकाल देगा और यहाँ पर जो है वो क्या बना देता है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो अगर आप देखेंगे तो वो क्या बना देगा, ठीक है, वो 1,6 क्या बनाएगा, ये 1,6, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है, 1,6, ठीक है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, ठीक है, यही ब्रांचिंग है। अब देखिए ये क्या होगा, ये चेन आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये वाला चेन ब्रांचिंग हो गई, ये चेन आगे बढ़ेगा, कहाँ तक आगे बढ़ेगा, 1,4 ये कहाँ तक आगे बढ़ेगा, 25 मॉलिक्यूल, ये 25वां मॉलिक्यूल है। फिर 25वां मॉलिक्यूल के बाद इधर से कोई चेन अगर आ रहा होगा तो इससे क्या कर लेगा, ब्रांचिंग कर लेगा। कौन से बॉन्ड से ब्रांचिंग करेगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये क्या कर लेगा, यहाँ पर जो है अगर आप देखिएगा तो ब्रांचिंग कर लेगा, ठीक है। कौन ब्रांचिंग किया, किसने ब्रांचिंग किया, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ठीक है, ये जो है वो आपको ब्रांचिंग कर लिया, ठीक है, इसने ब्रांचिंग कर लिया, मतलब ये। और फिर ये कहाँ तक जाएगा, ये चेन कहाँ तक जाएगा, 25 तक जाएगा। तो वही आपके एनसीईआरटी में ये जो दिया हुआ ना है, देखो यहाँ पे ब्रांचिंग हुई 1,6, ये कोई चेन आ रहा है पहले से 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, और फिर ये जो है एक ग्लूकोज कहाँ तक जाएगा, 25 तक जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और फिर ये कहाँ तक जाएगा, 25 तक जाएगा। इस तरह से जो है वो क्या होता चला जाता है, ब्रांचिंग हो। यही जो है वो तुम्हारा यहाँ पर जो दिखाया गया है, ठीक है। अगर हम तुमको दिखाएं ये इस तरह से, ठीक है, देखना है एनसीईआरटी में, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये क्या है, देखो ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है और ये वाला ग्लूकोज है, ये कार्बन नंबर जो है वो 1 है, ठीक है, 2, 3, 4, ठीक है, और यहाँ पर भी जो है वो क्या रहेगा, 5, और यहाँ पर 6 रहता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैसे, दो कार्बन आपस में कैसे जुड़ता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पर देखो ये भी नया चेन आ रहा है, इधर से चेन आ रहा है, ठीक है ना। ये चेन जो है यहाँ पर आकर के ये क्या हुआ, ब्रांचिंग किया है, ठीक है। ब्रांचिंग करने का मतलब है, यहाँ पर देखिएगा ये कौन सा ब्रांच हो, ये जो सॉरी हाँ, ये 6 नंबर जो है इसका ये ग्लूकोज का 6 नंबर जो है वो क्या है, ठीक है, वो कार्बन है। और 6 नंबर कार्बन से जो है ये इसका कार्बन नंबर 1 जो है वो जुड़ा है। इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, समझ लो ना। फिर ये आगे जाएगा, ठीक है, इस तरह से 25 तक जाएगा, ठीक है। ये कितना, 1, 2, 3 है ना, ये कहाँ तक जाएगा, 25 तक जाएगा। 25 तक जाने के बाद फिर से क्या करेगा, ब्रांचिंग करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ जो है आपके जो है उसमें समझाई गई है, एनसीईआरटी में समझाई गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर वो वाला स्लाइड कहाँ है, अच्छा उधर है, ठीक है, कोई बात नहीं, रुक जाओ, ऐसी बस बोल देते हैं, ठीक है, स्लाइड है थोड़ा सा उधर है, ऐसी बस बोल देते हैं। देखो अब अगर आप देखेंगे, ठीक है, कि सेल्यूलोज की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, सेल्यूलोज, ठीक है। तो सेल्यूलोज जो होता है, जरा सा देखना, जरा सा सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज में, ठीक है, आप गौर करेंगे कि ये भी जो है वो ग्लूकोज से बना हुआ रहेगा, लेकिन कितना ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा सॉरी, ग्लाइकोजन अभी हम लोगों ने नहीं देखा, ठीक है, क्या देखा है, ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये रिजर्व फूड है एनिमल का, इसमें भी जो है वो ग्लूकोज से मिलकर के ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बनता है। और वो ग्लाइकोजन जो रहेगा कितना ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 30,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ये क्या बनेगा, ठीक है, मिल करके बनेगा 30,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो आप समझ सकते हैं दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में जो है वो कौन सा, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा जो है बॉन्ड रहेगा, 1,4। और क्योंकि 30,000 है, काफ़ी बड़ा है, तो ब्रांचिंग तो होगा। तो ब्रांचिंग जो है वो करेगा तो कौन से बॉन्ड से करेगा, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वहाँ पर आपने स्टार्च में आपने जो ब्रांचिंग देखा था, क्योंकि स्टार्च तो 2-2 लाख का होता है, इसलिए ब्रांचिंग लंबे दूर काफ़ी दूर के बाद होती है। तो ब्रांचिंग कितने मॉलिक्यूल के बाद होती थी, ब्रांचिंग होती थी 25 मॉलिक्यूल्स के बाद, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ब्रांचिंग जो रहेगा वो 25 मॉलिक्यूल्स के बाद नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रांचिंग जो है वो आपको 10 से 14 मॉलिक्यूल के बाद ब्रांचिंग हो जाएगी। ब्रांचिंग कितना होगा, 1,4 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन, ठीक है, ये भी हो सकता है। थर्ड अगर आप देखेंगे सेल्यूलोज है, ठीक है, सेल्यूलोज भी जो है ग्लूकोज ही का बना रहेगा, लेकिन कितना ग्लूकोज का बना रहेगा, 6,000, ठीक है। और कौन सा ग्लूकोज, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना रहता है। किससे बना रहता है, बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना, 6,000 बीटा। तो बताओ ये कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। जब बड़ा मॉलिक्यूल्स नहीं होगा तो बोलो ब्रांच होगा कि अनब्रांच होगा, ये हो जाएगा अनब्रांच हो जाएगा। तो ये बताइए आप हमको, ग्लूकोज में 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा या नहीं होगा,
नहीं होगा क्योंकि वो ब्रांचिंग जो है, ठीक है, वो नहीं होगा, ठीक है, उसमें ब्रांचिंग जो है नहीं है, तो इसमें जो है वो ब्रांचिंग नहीं होगी, ठीक है। आप देखेंगे रिचेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज का जो रिचेस्ट सोर्स होता है या रिचेस्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो आपको कॉटन होता है। क्या होता है? कॉटन होगा। हालांकि देखो ये लकड़ी है, ये भी जो है किससे बनी हुई है, ये भी जो है अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोज ही से बनी हुई है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोज जो है वो नहीं, मतलब रिचेस्ट, सॉरी ग्लूकोज बोल रहे हैं, वही सेल्यूलोज जो है वो रहता है, लेकिन उसमें जो है कई दूसरी चीज़ें भी, हेमीसेल्यूलोज वगैरह भी रहता है। जो रिचेस्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है, वो आपको सेल्यूलोज का वो क्या रहेगा, कॉटन। कॉटन में एकदम बहुत ज़्यादा 91%, 90% जो है या 95% क्या रहता है, वो सेल्यूलोज रहता है। रिचेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज इज कॉटन। आप देखेंगे, ठीक है, पेपर जो होता है, पेपर बनता ना है, पेपर कहाँ से बनता है आपको पता है? प्लांट पल्प से बनता है। सब एनसीईआरटी लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो है पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। पेपर कहाँ से मिलता है अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये जो है प्लांट पल्प से बनता है। पेपर कहाँ से बनता है? पेपर इज मेड फ्रॉम प्लांट पल्प, ठीक है। अब देखो पॉलीसेकेराइड जो है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड दो तरह का हो सकता है। कितने तरह का हो सकता है? पॉलीसेकेराइड जो है वो आपको दो तरह का होगा। एक होगा सिंपल पॉलीसेकेराइड और एक होगा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, ठीक है, एक होगा सिंपल और एक होगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये देखिए सिंपल पॉलीसेकेराइड क्या होगा। सिंपल पॉलीसेकेराइड रहेगा जिसमें सिंपल शुगर रहेगा, प्योर शुगर रहेगा। मान लीजिए अगर ये होमोपॉलीसेकेराइड ही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, सिर्फ उसमें अगर प्योर ग्लूकोज रहेगा, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। अगर हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिक्स है, तो ग्लूकोज गैलेक्टोज ग्लूकोज गाड़, ये सिंपल पॉलीसेकेराइड है। लेकिन ये जो आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जो होगा, इसमें सिंपल शुगर नहीं रहता, मतलब प्योर शुगर नहीं रहता, केमिकली डिराइव शुगर रहेगा, ठीक है। ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रुक्टोज मैनोज वगैरह नहीं रहेगा, या और कुछ नहीं रहेगा, केमिकली डिराइव शुगर रहेगा। मतलब शुगर को किसी फॉर्म में चेंज कर लिया जाएगा और उसका रिपीटिंग यूनिट रहेगा। जैसे आप देखिएगा, ठीक है, आप देखिएगा जैसे अमीनो शुगर। अमीनो शुगर क्या है? अमीनो शुगर क्या ये क्या प्योर शुगर है? नहीं, शुगर में केमिकली उसको मॉडिफाइड कर दिया गया, शुगर में अमाइन जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया, ठीक है, प्योर शुगर तो रहा नहीं। अगर रिपीटिंग यूनिट आकर के अगर बनाता है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड बनाता है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अमीनो शुगर से बन सकता है, शुगर अमाइन से बन सकता है, या एक एग्जांपल एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। जैसे देखो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देखिएगा, ये ज़्यादातर जो होते हैं ये होमोपॉलीसेकेराइड जो होते हैं। कैसे होते हैं? ये होमोपॉलीसेकेराइड रहेंगे, ठीक है। होमोपॉलीसेकेराइड कहने का मतलब है कि केमिकली ड्राइव शुगर ज़रूर रहेगा, ठीक है, लेकिन रिपीटिंग यूनिट जो रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, आप काइटिन का एग्जाम्पल देखिए। काइटिन जानते हैं ना आप लोग? काइटिन कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑर्थ्रोपोडा के जो है, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में काइटिन रहता है ना, याद है ना, आपको बताया था। या फिर फंगल सेल वॉल में भी काइटिन होता है। काइटिन जानते हो किसी से बना रहता है? नैग से बना रहता है, NAG, ठीक है, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। नैग नैग नैग, ठीक है, इसी तरह से जो बढ़ता जाता है। अब तुम हमको ये बताओ, ये होमोपॉलीसेकेराइड है कि हेट्रोपॉलीसेकेराइड है? होमोपॉलीसेकेराइड। लेकिन ये सिंपल पॉलीसेकेराइड है कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है? कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर ये जो नैग है, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये प्योर शुगर नहीं होता है, बल्कि वो केमिकली डिराइव शुगर होता है। कैसा होता है ये? केमिकली डिराइव शुगर होता है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं? नैग, ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हैं? काइटिन, ठीक है। मतलब एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का ये चेंज जो है आगे बढ़ता है, इसी को आप क्या बोलेंगे? काइटिन कहेंगे। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो ये जो है ये छूट गया है, ठीक है, लेकिन है, हम ये कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात हम लोग करते हैं इसमें, ठीक है, ये तो और भी तो है, क्या, एक सेकेंड, अब हम लोग यहाँ से क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटीन के बारे में।